भारत से न्योता नहीं मिला तो नेपाल ने क्या किया है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं, जिस तस्वीर को लेकर बांग्लादेश में हड़कंप मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि अमेरिका की मिलिट्री यहाँ क्या कर रही है, और इन सब के बीच में भारत पहुंचा है, बांग्लादेश का टीम, और भारत से मांग रहा है मदद, हमारी समस्याओं को दूर करिए। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अगले महीने दिसंबर की शुरुआत में चीन की आधिकारिक यात्रा करेंगे। नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने काठमांडू में ओली के दौरे की जानकारी दी है। केपी ओली अपने इस बीजिंग के दौरे के बाद नेपाल के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन जाएंगे जो पदभार संभालने के बाद अपनी पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा पर भारत नहीं आ रहे। अभी तक नेपाल के प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के तौर पर भारत को ही चुनते रहे हैं। केपी शर्मा को पद संभालने के बाद 4 महीने तक भारत से न्योता नहीं मिला है। ऐसे में अब वह चीन का दौरा कर रहे हैं। केपी ओली ने इस साल जुलाई में चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। पीएम बनने के बाद सितंबर में ओली ने संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा ने भी अगस्त में नई दिल्ली का दौरा किया था और भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की थी, लेकिन भारत ने ओली को कोई निमंत्रण नहीं दिया और अब वह चीन जा रहे हैं। उनकी बीजिंग यात्रा को ओवरफ्लाइट अधिकारों से इनकार और भारत नेपाल परियोजना में चीनी निवेश जैसे मुद्दों पर दिल्ली काठमांडू के तनावपूर्ण संबंधों के तौर पर देखा जा रहा है। केपी ओली के दिसंबर के पहले हफ्ते 2 से 5 दिसंबर चीन की यात्रा करने की उम्मीद है। ओली बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीनी पीएम ली कियांग से मुलाकात करेंगे। केपी ओली अपने बीजिंग दौरे के दौरान कर्ज में रियायत की मांग कर सकते हैं। खास तौर से पोखरा एयरपोर्ट के लिए चीन से मिले लोन को लेकर नेपाल मुश्किल में है। ओली की यात्रा से जुड़ी कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि उनके इस दौरे का मुख्य एजेंडा पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए ऋण को ग्रांट में बदलना है। चीन अगर पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए दिए गए लोन को ग्रांट में बदलता है तो नेपाल सरकार को ब्याज नहीं चुकाना होगा। नेपाल ने हवाई अड्डे के लिए चीन एक्जिम बैंक से 1378.74 मिलियन युआन का लोन लिया है। पोखरा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन करने में विफलता के कारण घाटे में है। पोखरा हवाई अड्डे के 1 जनवरी 2023 को शुरू होने के बाद से कुछ चार्टर्ड चीनी उड़ानों को छोड़कर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान नहीं देखी गई है। ऐसे में नेपाली अधिकारी चीन से इस कर्ज को ग्रांट में बदलने का अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई भी अनुरोध कोई खास काम नहीं आने वाला है। ये बात तो है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के संस्थापक का नाम मिटाने में जुटे हुए हैं मोहम्मद यूनुस। राष्ट्रपति भवन से अब शेख मुजीब की फोटो भी हटाई जा रही है। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद से नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की सरकार है और यूनुस सरकार देश को आजाद कराने वाले बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान का नाम मिटाने में लगी है। अगस्त में प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद भी देश में फूट देखने को मिली है। शेख हसीना बांग्लादेश से अगस्त की शुरुआत में भारत आ गई थी, लेकिन उनके आने के बाद उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां, तस्वीरें प्रदर्शनकारियों के हमले का शिकार होती रहीं। कोई भी चीज जो बांग्लादेश को उसकी आजादी का याद दिलाता है, उन चीजों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और आपको बता दूं, अब इस क्रम में बांग्लादेश के राष्ट्रपति कार्यालय से मुजीबुर रहमान की फोटो हटा दी गई है। ये दिखाता है कि मोहम्मद यूनुस की कार्यवाहक सरकार छात्र नेताओं के आगे झुक गई है। मुजीबुर रहमान ने 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बनाया। आजादी को लेकर भी बांग्लादेश का समाज बटा हुआ रहा है। बड़ी संख्या में लोगों ने पाकिस्तानी नियंत्रण को समाप्त करने के लिए लड़ाई लड़ी। वहीं आबादी का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों का भी समर्थन करता है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश का झुकाव पाकिस्तान, उसके संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना और उर्दू की ओर हुआ है। इससे खुद को बचाने के लिए बांग्लादेश ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन के पीछे का मास्टरमाइंड माने जाने वाले छात्र नेता महफूज आलम ने रविवार को एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि दरबार हॉल से मुजीबुर रहमान की फोटो हटा दी गई है। उसने पोस्ट में दरबार हॉल की फोटो शेयर की, जहां से मुजीब की फोटो गायब। इस कदम से कई बांग्लादेशियों समेत विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनल पार्टी को झटका लगा है। बीएनपी के वरिष्ठ संयुक्त महासचिव रूहुल कबीर रिजवी ने फोटो हटाने की निंदा। हालांकि कुछ समय बाद वो अपने बयान से पलटते
नजर आए। बाद में उन्होंने कहा कि यह कार्यवाहक सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की ओर से रीसेट बटन दबाने जैसा प्रतीत होता है। अंतरिम सरकार ने शेख मुजीब के जन्म और निधन से जुड़ी छुट्टियों को रद्द कर दिया। सरकार ने अब नोटों से भी मुजीब का चेहरा हटाने के लिए उसे फिर से डिजाइन किया है। लेकिन आपको बता दूं, ये जो कुछ भी कर रहे हैं इसमें इनका ही पैसा और इनका ही समय बर्बाद हो रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ की हालत है बहुत खराब। अब अमेरिका ने यहाँ पर एक धौंस दिया है और धौंस देकर अमेरिका ने ये कहा है कि इस तरीके से जो आप लोग कर रहे हो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर सभी लोगों को दो सुविधा ताकि सभी लोग यहाँ पर स्वतंत्र होकर अपनी बात रख सके, अपनी बात को कह सके। वेदांत पटेल ने इस बात को कहा है, लेकिन एक जो तस्वीर है वो तस्वीर यहाँ पर टेंशन दे रही है और वो ये तस्वीर है, यहाँ पर आपको बांग्लादेश आर्मी और यहाँ अमेरिका आर्मी के बीच कुछ साइन होता हुआ दिखेगा। और आपको बता दूं, ये चीज कहा जा रहा था कि ये शेयर किया जाने लगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीएनपी के नेता के ही द्वारा, और कहा गया कि ये जो तस्वीर है लगता है जैसे सेंट मार्टिन द्वीप यहाँ पर डील हो चुकी है। लेकिन बाद में इसका खंडन किया गया और कहा गया कि नहीं, ये जो बातें कही जा रही है ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है और न ही ऐसा कुछ किया गया है। दोनों ही तरफ के जो प्रवक्ता थे इन्होंने इस बात को कहा कि 12 नवंबर को माना गया कि इसका कंट्रोल हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने कहा कि नहीं, ये कोई बात नहीं है कि 12 नवंबर से यहाँ पर कंट्रोल हो रहा है, बल्कि ये गलत बातें हैं। हमारी आर्मी यहाँ पर पहुंची थी, लेकिन हमारी आर्मी यहाँ पर सिर्फ इन्हें ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए पहुंची थी, कैसे आतंकवाद से लड़ सकते हैं, कैसे बाकी इलाकों में आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। वैसे आपको बता दूं, ये एक प्रश्न उस समय भी उठा था जब ये देखने को मिला था कि डिप्टी कमांडर ऑफ यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के ये पहुंचे थे बांग्लादेश आर्मी चीफ से, यहाँ पर इन्होंने मुलाकात करी थी। पर सच मानिए, ये जो कुछ भी प्लान चल रहा है ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत ही लाने वाला है। इसलिए मुसीबत लाने वाला है क्योंकि ये ऐसे इलाके हैं ना जहाँ पर शांति नहीं है और गुटबाजी है। गुटबाजी के साथ साथ कट्टरपंथी ताकतें हैं। कट्टरपंथी ताकतें होने का मतलब ये हो गया कि आपको एक सोच नहीं मिलेगी। तो जो हाल अफगानिस्तान में हुआ, जो हाल बाकी जगहों पर हुआ, इस इलाके की बात करें तो वैसा ही हाल हो जाएगा यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर कई सारे विद्रोही गुट हैं, बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी आसपास की राजनीति भी है जो चीजों को इतने आसानी से नहीं होने देगी जितने आसानी से अगर यूएस ने सोचा है। तो खैर, आने वाले दिनों में बहुत सारे घटनाक्रम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। माना जा रहा है कि आने वाला समय बड़ा ही ज्यादा सूचनाओं से भरा होगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।